नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपके लिए जीके का जो प्रैक्टिस सेट 1 अपलोड कर दिया था। आप सभी ने इसे बहुत प्यार दिया और अपना स्कोर भी हमें कमेंट बॉक्स में बताया। बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर नहीं बताया, कोई बात नहीं। जिसको पढ़ना होगा अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को कवर करेंगे और आज की इस वीडियो में भी आपको 25 प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों है। देखिए, कह रहा है कि घोड़ा दागने की प्रथा को सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था। दोस्तों, ये हिस्ट्री से प्रश्न है, आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि जो घोड़ा दागने की प्रथा थी इसको सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था। तो देखिए दोस्तों, हिस्ट्री से प्रश्न आपके जो बनते हैं वो मध्यकालीन हिस्ट्री से बनते हैं क्वेश्चन, तो ये आपके इंपॉर्टेंट है। आपके पास ऑप्शन है औरंगजेब ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने और मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो दोस्तों, जो घोड़ा दागने की प्रथा हुई थी ये चलाया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारे पास का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो औरंगजेब थे, सॉरी अलाउद्दीन खिलजी थे, इन्होंने क्या किया था, घोड़े दागने की प्रथा को शुरुआत की थी। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होगा हमारे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है। मौर्य काल की राजकीय मुद्राओं में से एक था। तो दोस्तों, जो मौर्य काल थी इसमें जो राजकीय मुद्राएं थी उसमें से कौन सा एक था आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपके पास है चीतल, पन, दिनार और टका। तो दोस्तों, जो मौर्य काल की राजकीय मुद्राएं थी वो क्या थी, एक पन थी। ठीक है, ऑप्शन में क्या होगा, बी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और यदि आपको इस तरह का कंटेंट चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, आपको इस चैनल पर आपके BSPSC की तैयारी संपूर्ण करवाई जाएगी। तो यदि आप अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, और दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो की PDF प्राप्त करना है तो हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है। आप वहाँ पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिएगा। आपको वहाँ पे सारी जितनी वीडियो यहाँ पर अपलोड होती है उसका PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों क्या है कि थल सेना दिवस भारत में किस तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो आपके दिवस भी जो दिवस होते हैं इससे भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो थल सेना दिवस है ये हमारा, ये भारत में किस तिथि को प्रत्येक वर्ष हम लोग मनाते हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला आपके पास है 15 जनवरी, दूसरा आपके पास ऑप्शन है 21 जनवरी, तीसरा आपके पास ऑप्शन है 24 जनवरी और 8 जनवरी। तो दोस्तों, थल सेना दिवस जो है प्रत्येक वर्ष में क्या बोलते हैं, 15 जनवरी को हम लोग थल सेना दिवस मनाते हैं। ठीक है, वही दोस्तों हम बात करते हैं कि नेवी डे का, यानी कि जो नौसेना होती है, नेवी डे दोस्तों कब मनाते हैं हम लोग। तो 4 दिसंबर को हम लोग क्या करते हैं, नेवी डे बनाते हैं। ठीक है, कब, 4 दिसंबर को हम लोग नेवी डे बनाते हैं। ठीक है, और दोस्तों हम बात करते हैं कि एयरफोर्स डे होती है। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स डे जो होती है दोस्तों, वो हम लोग कब मनाते हैं। तो एयरफोर्स डे जो दोस्तों हम मनाते हैं वो 8 अक्टूबर को हम लोग क्या करते हैं, प्रत्येक वर्ष एयरफोर्स डे मनाते हैं। कब, 8 अक्टूबर को। इस प्रकार आप यहाँ देख सकते हैं। जो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि थल सेना दिवस कब मनाते हैं, तो 15 जनवरी को, और नेवी डे कब मनाते हैं, 4 दिसंबर को, और एयरफोर्स डे कब मनाते हैं, 8 अक्टूबर को हम लोग एयरफोर्स डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन में ए हमारे प्रश्न का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों, क्या है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, आप सब दोस्तों पता है कि वर्तमान में जो वित्त मंत्री हैं हमारे देश की वर्तमान में, वो कौन है, निर्मला सीतारमण जी हैं। ठीक है, ने बजट 2022-23 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की किन योजनाओं को प्रारंभ करने की बात की है। तो देखिए दोस्तों, आपके पास ऑप्शन है मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 उपयुक्त सभी। ठीक है, तो दोस्तों जो निर्मला सीतारमण जी है वर्तमान वित्त मंत्री हमारे देश की, तो उन्होंने मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 ये सभी योजनाएं क्या की है, शुरुआत की है। यानी कि ऑप्शन में क्या होगा, डी हमारे प्रश्न का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है। दोस्तों, आप सबको पता है कि विधान परिषद जो है प्रत्येक राज्य में नहीं है। भारत के भी वर्तमान में जो 6 राज्य हैं इसमें ही विधानसभा है। ठीक है, तो विधान परिषद है, विधान परिषद की बात करते हैं यहाँ पे। तो विधान परिषद जो है कुल 6 राज्यों में है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, वो 6 राज्य कौन से दोस्तों हैं, ये तेलंगाना हो गया। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, उसके बाद महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया। ठीक है दोस्तों, ये सभी जितने भी राज्य हैं, 6 राज्य, इसमें क्या है, विधान परिषद है अभी वर्तमान में स्थित। तो यहाँ पे प्रश्न क्या रहा है कि विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आते हैं। ठीक है, तो विधानसभा दोस्तों आपको पता है जो प्रत्येक राज्य में विधानसभा होती है जहाँ से राज्य का कानून पास होता है, पारित होती है। तो विधानसभा से चुनकर कितने सदस्य आते हैं, विधान परिषद में आते हैं, आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों क्या होता है, 1/3 यानी कि 1/3 भाग दोस्तों क्या होती है, विधानसभा से चुनकर जाते हैं कहाँ पे, विधान परिषद में जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या होगा, बी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि पारिस्थितिकी टास्क फोर्स का गठन कब किया गया था। ठीक है, 1982 में।
1968 में, 1985 में, 1992 में। तो दोस्तों जो पारिस्थितिकी टास्क फोर्स है इसकी स्थापना की गई थी 1982 ईस्वी में। कब है? 1982 में पारिस्थितिकी टास्क फोर्स की स्थापना होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है कि भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है? तो दोस्तों जो भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा होती है वो किस पदार्थ के आयात पर, यानी कि जो हम मंगाते हैं कोई चीज़ को तो हम लोग विदेशी मुद्रा देते हैं, ठीक है। तो किस पदार्थ पर आयात की जाती है? पहले आपके पास है ऑप्शन कोयला, सोना, पेट्रोलियम पदार्थ और यूरेनियम। तो दोस्तों जो पेट्रोलियम पदार्थ होती है, आप सबको पता है कि पेट्रोलियम जो हम लोग बाहर से मंगवाते हैं तो उस पर ही क्या करते हैं हम लोग, विदेशी मुद्रा का हम लोग यूज करते हैं। तो ऑप्शन में क्या होगा, सी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा दोस्तों, क्या है कि हर विलासम की रचना किसने की थी? दोस्तों हर विलासम जो है इसकी रचना किसने की थी? तो राजशेखर ने, श्रीनाथ ने, कालिदास ने और दांडी ने। तो दोस्तों जो हर विलासम है इसकी रचना की थी आपके श्रीनाथ द्वारा हर विलासम की रचना की गई थी। ऑप्शन में क्या होगा, बी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। कोलेजन एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, प्रोटीन है और वसा है। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है जो कोलेजन होती है एक का क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, विटामिन होता है, प्रोटीन होता है और वसा होती है। तो दोस्तों जो कोलेजन होता है ना ये क्या होती है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है। क्या होता है कोलेजन, क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ठीक है, ऑप्शन में क्या होगा, सी हमारे प्रश्न का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि नाथुला दर्रा भारत को इसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? तो दोस्तों जो दर्रा होती है ना ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट में जो है प्रत्येक दिन एक दर्रा भी रखेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपको प्रत्येक जितने भी दर्रे हैं वो धीरे धीरे आपको याद होते चले जाएंगे। तो यहाँ पे कहा है कि नाथुला दर्रा भारत के किस पड़ोसी देश के साथ जोड़ता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों नाथुला दर्रा जो है ना भारत में कहाँ पे, सिक्किम में स्थित है, ठीक है। तो सिक्किम जो है सिक्किम जो है किस राज्य को जोड़ता है, मतलब सिक्किम जो है ना वो कितने देशों से जुड़ता है, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों सिक्किम जो है ना ये आपको सिक्किम, नेपाल, भूटान और तिब्बत इन तीनों से क्या करता है, सीमा बनाता है सिक्किम। तो यहाँ पे नाथुला दर्रा कहाँ पे, सिक्किम में था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चीन, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो जो नाथुला दर्रा है दोस्तों ये जो है ना आपको चीन के साथ जुड़ता है। किसके साथ, चीन के साथ जुड़ता है। ऑप्शन में क्या होगा, ए हमारे प्रश्न यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि इसरो, तो यहाँ पे इसरो होगा दोस्तों, सॉरी इसको लिखा गया, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग इसे देखिएगा। ISRO दोस्तों आपको पता है इसरो जो है हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। जो इसरो होती है हमारी जो स्पेस एजेंसी है हमारी भारत की, वो कौन है, इसरो है। इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 ईस्वी को इसकी स्थापना होती है, ठीक है। 15 अगस्त 1969 ईस्वी को इसरो की स्थापना होती है। और यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि आपसे जो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में आपको पता है चंद्रयान 3 भी लॉन्च हुई है और आदित्य L1 को भी लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा टेक्निकल प्रश्न है, आपके एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बन सकता है। तो यहाँ पे देखिए इसरो के जो नए चेयरमैन है वो कौन है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे S सोमनाथ जो है, सोमनाथ वो क्या है, इसरो के नए चेयरमैन है। ऑप्शन में क्या, वो सी हमारे प्रश्न का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों इससे पहले कौन थे, के सीवान थे इससे पहले, ठीक है। लेकिन वर्तमान में कौन है, S सोमनाथन जी है। तो ऑप्शन में सी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि देश के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो दोस्तों भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जहां पे सबसे अधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं, आपको बताना है। अगर ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, सिक्किम में और छत्तीसगढ़ में। तो दोस्तों जो हमारा स्टेट है वो कौन सा गया, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में क्या है, सबसे अधिक क्या होती है, वन पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन में बी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक क्या है, वन है, यानी कि फॉरेस्ट है। दोस्तों किसी भी भौगोलिक क्षेत्र पर 33% जो है मतलब वन होना चाहिए। उसकी संतुलित अवस्था को बताने के लिए कितना परसेंट होना चाहिए, 33% जो है वो वन होनी चाहिए। तो सबसे अधिक जो वन हमारे देश में है वो किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या होगा, बी हमारे प्रश्न का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों क्या है कि हाल ही में किस देश ने एक इच्छा मृत्यु की मशीन सुसाइड पोड को कानूनी मंजूरी दे दी है? दोस्तों यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या कि हाल ही में जो किस देश ने एक इच्छा मृत्यु की मशीन सुसाइड पोड को कानूनी मंजूरी दे दी है? आपके पास ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और पोलैंड, ठीक है। तो दोस्तों अभी हाल ही में स्विट्जरलैंड जो है दोस्तों, स्विट्जरलैंड देश, इन्होंने क्या किया, एक इच्छा मृत्यु की मशीन, यानी कि यदि किसी की इच्छा होती है कि हम मर जाए, सुसाइड कर ले, तो उसके लिए जो है ना एक मशीन बनाया है कि आप उस मशीन में जा करके अपने आप को सुसाइड कर सकते हैं। ये कहाँ पे किया गया, स्विट्जरलैंड में कहा गया है। और दोस्तों हम बात करते हैं स्विट्जरलैंड की, तो इसकी राजधानी कहाँ पर जाएगी, तो बर्न जो है दोस्तों, स्विट्जरलैंड की राजधानी होती है क्या, बर्न होती है, ठीक है। ऑप्शन में क्या होगा, सी हमारे प्रश्न यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमको। और जर्मनी
की राजधानी कहाँ पे है और पोलैंड की राजधानी कहाँ पे है। इन तीनों की राजधानी दोस्तों यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर कीजिएगा। हम आपके आंसर का रिप्लाई, आपके जो आंसर का रिप्लाई करेंगे और आपके आंसर का वेट भी करेंगे कि कौन सबसे पहले इसका जवाब दे पाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम क्या अगला क्वेश्चन है आपके सामने में, एथिकल रिलीजन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों जो एथिकल रिलीजन पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है आपको बताना है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला आपके पास है विनोबा भावे, दूसरा रजनी नायडू, तीसरा आपके पास है स्वामी विवेकानंद और चौथा कौन सा महात्मा गांधी। ठीक है, तो दोस्तों जो एथिकल रीजनल नव पुस्तक है, इसके लेखक कौन है, महात्मा गांधी जी है। तो ऑप्शन में क्या होगा, डी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कल की बात है जब स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन था, यानी कि 12 जनवरी को हम लोग क्या करते हैं, इनके जन्मदिन पर हम लोग क्या करते हैं, तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि कल 12 जनवरी था, तो कल ही हम लोग के बीच में राष्ट्रीय जो युवा दिवस हुई थी स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर ही हम लोग इसे मनाते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि एथिकल रिलीजन पुस्तक के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी जी हैं एथिकल रिलीजन के पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पे है। दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, वियना, लुसाने, जिनेवा और मैड्रिड। तो दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति होती है, इसकी जो मुख्यालय है ये आपको लुसाने में पड़ता है। कहाँ पे, लुसाने में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो मुख्यालय स्थित है। ठीक है, ऑप्शन में बी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है कि ट्विटर के वर्तमान सीईओ कौन है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो चुका है क्योंकि ट्विटर के सीईओ जो वर्तमान चेंज हो चुके हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, जो ट्विटर के वर्तमान सीईओ है ना, वो है कौन सा, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है वो वाला, लिंडा याकारिनो। आप यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, लिंडा याकारिनो। ये क्या है दोस्तों, वर्तमान में क्या है, ट्विटर के सीईओ है। कौन है, लिंडा याकारिनो। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अभी हाल ही में क्या हुआ था, एलोन मस्क जो कंपनी बनी थी, जो इसके मालिक हैं अभी वर्तमान में, तो एलोन मस्क ने क्या किया था, ट्विटर का नाम को चेंज कर दिया था। उन्होंने ट्विटर के नाम को बदले में क्या है, एक्स नाम रखा है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना होगा कि ट्विटर के जो नाम चेंज करके क्या रखा गया, एक्स रखा गया है। और वर्तमान में इसके कौन है, मालिक कौन है, तो एलन मस्क हो जाएंगे। और वर्तमान में इसके जो सीईओ है वो कौन हो जाएगा, लिंडा याकारिनो हो जाएंगे। तो ऑप्शन में क्या होगा, यहाँ पे नहीं दे रखा था, तो आंसर क्या होगा, लिंडा याकारिनो। आप इसको ध्यान में रखिएगा, आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि ट्विटर के वर्तमान सीईओ, सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। ठीक है दोस्तों, आपको कौन सा गलत है ये आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, दूसरा प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, तीसरा आपके पास है प्रारूप समिति BR अम्बेडकर और चौथा आपके पास ऑप्शन है संचालन समिति जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों ये संविधान की समिति थी जिन्होंने संविधान को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो उसमें जो संघ समिति थी, संघ शक्ति समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, इसके जो है बनाए गए थे। ठीक है, ये तो बिल्कुल सत्य है। दूसरा है प्रांतीय संविधान समिति कौन थे, तो वो सरदार पटेल थे, ये भी सत्य है। और तीसरा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, वो थे BR अम्बेडकर, यानी कि भीमराव अम्बेडकर, तो ये भी सही है। लेकिन दोस्तों संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, बल्कि राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। इस बात को याद रखिएगा, यहाँ से आपको प्रश्न बन सकते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद दोस्तों कौन थे, तो संचालन समिति कौन थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तो ऑप्शन में क्या होगा, यहाँ पे डी ही गलत हो जाएगा, तो इसको याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट MSG का उपयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है। तो दोस्तों जो भोजन जो हम लोग करते हैं, मोनोसोडियम ग्लूटामेट का उपयोग करते हैं, वो किसके लिए करते हैं, भोजन को सुरक्षित रखने में, स्वाद बढ़ाने में, पायसीकरण में और रंग बढ़ाने में। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, जो भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट का जो प्रयोग करते हैं हम लोग, वो स्वाद को बढ़ाने में करते हैं। ठीक है, ऑप्शन में क्या होगा, बी हमारे पास यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि संविधान के किस संशोधन के द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% पर सीमित कर दी गई है। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संविधान जैसे कौन सी संविधान संशोधन हुई थी जिसके तहत लोकसभा के सदस्यों की संख्या 15% जो है फिक्स कर दी गई है। तो दोस्तों ये जो संविधान संशोधन हुआ था ना, ये हुआ था आपका 91वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, इसके तहत दोस्तों क्या हुआ था कि लोकसभा में जितने भी सदस्य होंगे उसका 15% ही सीट जो है वर्तमान में लोकसभा में होगा, जो अभी भी वर्तमान में कार्यरत है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन में क्या होगा, बी हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि राणा सांगा ने निम्न युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी। तो दोस्तों आपको पता होगा कि राणा सांगा थे, उनके और बाबर के बीच में युद्ध हुआ था। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा युद्ध हुआ था जिसमें राणा सांगा ने बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी। तो दोस्तों वो लड़ाई
है कौन सा हो जाएगी हमारा खानवा का युद्ध हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। खानवा का युद्ध हुआ था कब, तो दोस्तों ये खानवा का युद्ध कब हुआ था, यदि आपको पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। हम जानना चाहते हैं कि आपको ये पता है कि नहीं है। यदि आप जानते हैं तो इसका आंसर जरूर बताइएगा। दोस्तों हम बात करते हैं पानीपत की युद्ध की। तो पानीपत में 3 ठो युद्ध हुआ था। एक हुआ था 1526 में, आप सुन लीजिए, आप नोट कर लीजिएगा। एक हुआ था 1526 में, ठीक है। एक हुआ था 1556 में, एक हुआ था 1761 में। यानी दोस्तों 3 ठो युद्ध हुआ था। पहला युद्ध हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। दूसरा हुआ था कब, दूसरा हुआ था 1556 में, हुआ था अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आप चंदेरी का युद्ध कब हुआ था और घाघरा का युद्ध हुआ था, ये सभी का जो है आपको आंसर क्या बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। यदि आपको नहीं पता होगा तो हम कमेंट बॉक्स में आपको आंसर को पिन कर देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल हम जानना चाहते हैं आपको पता है कि नहीं पता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है कि ग्लोबल जेंडर इंडेक्स 2021 में, तो 21 को छोड़ दीजिए, आप 2024 कर लीजिए या 23 कर लीजिए, क्योंकि 24 में तो आया नहीं है, तो 2023 कर लीजिए आप, 2023 कर लीजिए। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में सबसे शीर्ष स्थान पर किस देश का है। तो देखिए दोस्तों, जो हंगर इंडेक्स होता है ना हमारा, यानी कि जो कौन सा देश है जिसमें जो भुखमरी जो है बहुत कम है या कम ज़्यादा है, कहाँ पे क्या है, तो इसका रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो बताना है आपको कि 2023 में जो है जो रिपोर्ट जारी की गई थी, इसमें शीर्ष स्थान कौन सा देश का रहा है। तो दोस्तों वो देश जो था इस ऑप्शन में नहीं है वो देश, तो इसका आंसर क्या होगा, बेलारूस हो जाएगा। कौन सा, बेलारूस हो जाएगा, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। बेलारूस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए हमारे पास दोस्तों पेन नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। थोड़ा सा पेन हम जैसे मेरे पास आ जाएगा तो हम आपको अच्छे से वहाँ पे राइटिंग लिख पाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा आप लोग, हम बोल दे रहे हैं, आप वहाँ पे नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है सबसे पहले शीर्ष स्थान किस देश का है, तो इसमें 2023 में दोस्तों का है बेलारूस की है। तो दोस्तों हम बात करते हैं अपने देश भारत की। तो दोस्तों भारत का स्थान जो है वो 111वां स्थान है, ठीक है। इस बार जो है भारत का रैंक क्या है, 111वां स्थान है, किसमें, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। इसको आपको ध्यान पे रखना है। ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन तो नहीं दे रखा है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे आंसर क्या होगा, बेलारूस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जो संयुक्त राष्ट्र यूएनओ है, यूएनओ के द्वारा जो दोस्तों कह रहा है कि कौन ऐसा वर्ष है जिसमें मोटे अनाज को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। तो दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा, 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज के रूप में घोषित किया गया। तो ऑप्शन में बी हमारे प्रश्न का यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, जो जब कोई वस्तु हमें ऊपर से गिराई जाती है ना, तो उसका भार क्या हो जाएगी, अपरिवर्तित हो जाएगी, ठीक है। इसका भार जो होती है वो चेंज नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि यह वायु की गति मापने वाला यंत्र है। दोस्तों आपको बताना है इसमें जो कौन सी एक ऐसी यंत्र है जो वायु की गति को मापता है। पहला आपका ऑप्शन है आमीटर, दूसरा है कैरेट मीटर, तीसरा आपके पास है एनीमोमीटर और चौथा कौन सा हो गया, अल्टीमीटर। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा एनीमोमीटर होता है ना, एनीमोमीटर ये क्या होती है, वायु की गति को मापता है, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या हुआ, सी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आमीटर जो होती है ये क्या करती है, तो विद्युत धारा को मापती है। क्या करती है, विद्युत धारा को मापती है। आमीटर जो दोस्तों क्या होती है, विद्युत धारा को मापती है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न हमारा होगा, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक क्रांति औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। तो दोस्तों जो स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति हुई थी, इसकी घोषणा की गई थी 1948 में की गई थी, ठीक है। ऑप्शन में क्या होगा, बी हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आपके प्रैक्टिस सेट 1 और 2 को यहीं कवर कर दिया है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, अपना स्कोर भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दोस्तों इस वीडियो को यदि आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।